वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे आपकी यूपी PCS वाले एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अभी तक हमने इतिहास के कुछ सवाल डिस्कस किए थे, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो हम देख रहे हैं इतिहास के PYQ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से लेकर के दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। तो मैप आप जानते ही हैं, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है। उत्तर से लेकर के दक्षिण का क्रम बताना है। ऑप्शन ए में है माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका। ऑप्शन बी है माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक। फिर है एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका और एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। तो आपका यहाँ पे सही क्रम बताना है। तो ये क्रम याद कर लीजिएगा आप। ये है एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ये सभ्यताएं हैं जिनका उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच का ये क्रम है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला और ऑप्शन डी है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का अर्थ, तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का अर्थ होता था एक उत्तम व्यक्ति। न ये कोई आस्तिक से संबंधित है, न जाति है। ठीक है, आर्य का मतलब होता था एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन डी। फिर पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद है दोस्तों यजुर्वेद। ठीक, सबसे पुराना वेद यजुर्वेद है। अगला सवाल कई बार जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये है त्रयी। त्रयी क्या है। त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का और चौथा है 3 मौसमों का। तो त्रयी क्या है। त्रयी है आपका 3 वेद, 3 वेदों का समूह। जो आपके यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं, इसमें एक को छोड़ करके 3 वेदों का समूह था त्रयी। अब इन 3 वेदों में कौन कौन से वेद हैं ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। ठीक है, कि त्रयी के अंदर में कौन कौन से वेद आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको सुमेलित करना है। ठीक, वेदों का नाम दिया गया है और उसमें कौन सी चीज़ें होती थी उस वेद में ये बताना है। दिया गया है संगीतमय स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्या होगा, ऋग्वेद में क्या था ये बताइए। सबसे पहले ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें होती थी। तो भाई ऋग्वेद में होती थी आपका स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में क्या था। यजुर्वेद में था स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद था संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद में आते थे तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इजीली याद कर सकते हो। सबसे पहले तो साम वाला याद हो जाएगा। साम से क्या होता है, साम से संगीत। ठीक है, साम से संगीत। अथर्ववेद सबसे लास्ट का है, आखिरी में जो जब समय बीतता गया तो अथर्ववेद में ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण जैसी चीज़ें जो हैं वो आ गई थी। ये याद करें। बाकी 2 कन्फ्यूज़न वाला है, उसको बिल्कुल रट जाइएगा कि ऋग्वेद जो है वो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं और यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा गया कि ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है। स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है या फिर युद्ध का ग्रंथ है। तो आपने पहले ही पढ़ लिया था पिछले में ही कि ऋग्वेद में क्या है, स्रोतों का संकलन है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अब आता है ब्राह्मण। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि किस वेद में कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, वेद का नाम कौन सा सबसे पुराना वगैरह, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड ब्राह्मण और कुछ उपनिषद हैं जो मैं आप लोगों को बाद में नोट करा दूंगी, जो आपके एग्ज़ाम में इस सेक्शन से पूछा जाता है। बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तो गोपद ब्राह्मण हमारा सवाल था कि गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है। यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या फिर सामवेद से। तो गोपद ब्राह्मण जो है वो आपके अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। फिर है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो सामवेद है इसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित। फिर अगला सवाल है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ठीक है, लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण। ऑप्शन दिया गया है आपका तक्षशिला, ऑप्शन बी है अतरंजी खेड़ा, फिर कौशाम्बी और हस्तिनापुर। तो लौह धातु का प्रचलन का सबसे पुराना प्रमाण जो है वो मिलता है अतरंजी खेड़ा से। याद रखिएगा, ये नाम याद कर लीजिएगा। अतरंजी खेड़ा आपका हो गया लौह धातु, ठीक है, लोहा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए उपनिषद के बारे में पूछा गया है कि उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर। तो उपनिषद क्या है? वो दर्शन पर आधारित हैं। ठीक, अब फिर अगला सवाल उसी से रिलेटेड कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य। तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ये है दर्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? सवाल दिया गया कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक, ऋग्वेद में, परिवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण या फिर उपनिषद। ठीक, तो ये क्या है? मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। ठीक, उपनिषद क्या था? आपका दर्शन पर आधारित, ये आपको फैक्ट पता चला गया। और मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? ये भी उपनिषदों में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि आध्यात्म के ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, नचिकेता यम का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या फिर केन उपनिषद में। तो नचिकेता और यम का संवाद किस में मिलता है? तो ये मिलता है कठोपनिषद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भाई, इतनी बार रिपीट होता है, बिल्कुल आ गया, रिपीट हो गया तो आपका सवाल एक बन जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल वही उपनिषद से ही रिलेटेड है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी के, केकय के, पांचाल के या फिर विदेह के? तो राजा अश्वपति ये कहाँ के शासक थे? ये थे केकय के। केकय के, ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें आप न दिमाग लगा पाओगे। अगर आपको आ रहा है तो आप सही करोगे, नहीं आ रहा है तो फिर गलत हो जाएगा या स्किप कर देना। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा राजा अश्वपति केकय से संबंधित। आगे पूछा गया है कि वैदिक संहिता का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिता का सही क्रम, ऑप्शन ए में है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। फिर है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। फिर वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। फिर वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियाँ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पे राइट आंसर है, ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। पहले आती हैं संहिताएं, ठीक है, सबसे पहले संहिताएं, फिर आ गया आपका ब्राह्मण, फिर आरण्यक होता है, उसके बाद आते हैं उपनिषद। ठीक, ऑप्शन ए सही है। फिर अगला सवाल ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, नदियों का प्राचीन नाम। तो वैदिक नदी अस्किनी, इसकी पहचान निम्नलिखित में से किस एक नदी के साथ की जाती है? अस्किनी, व्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी, ये ऑप्शन दिया गया है। तो राइट क्या होगा? अस्किनी नदी कौन सी नदी थी? वो थी चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब के रूप में की जाती है, ऑप्शन सी सही है। फिर है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, कुभाख्रुमु या विपासा शुतुद्री। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका कुभाख्रुमु। कुभाख्रुमु ये जो नदियां हैं ये ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है और इन नदियों से पता चलता है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का। तो ये है कुभा और क्रुमु नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ऑप्शन दिया गया अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर में या फिर पंजाब में। तो कुभा और क्रुमु नदी दो ऐसी नदियां हैं जिनसे अफ़गानिस्तान के साथ संबंध का पता चलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अफ़गानिस्तान होगा कि कुभा नदी का स्थान जो है वो अफ़गानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। ठीक,
अब देखिए कुछ नदियां हैं और उनके नाम हैं। ये देखिए पूछा जाता है नदियां और उनके वैदिक और प्राचीन नाम जो भी मेंशन हो वेदों में, वो कौन सी नदी है, प्रेजेंट डे की नदी। ठीक है, तो आपको याद करना है। दिया है कुभा, परुशड़ी, सदा, नीरा, सुतुद्री, और नाम है आज के टाइम का गंडक, काबुल, रावी, सतलज। ठीक है, तो कुभा, सबसे पहले कुभा कौन सी नदी, तो कुभा थी काबुल। ठीक है, जो कि अफ़गानिस्तान में उसका स्थान माना जाता है। ठीक है, परुशड़ी, परुशड़ी कौन सी नदी, तो ये है रावी। परुशड़ी हो गई आपकी रावी नदी। ठीक है, उसके बाद बात आती है सदा नीरा। सदा नीरा है गंडक और शतुद्री है आपकी सतलज। ठीक है, शतुद्री सतलज हो गई। तो ये हो गया आपका सही। और इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, 2, 3, 1, 4। ठीक है, कुभा काबुल, परुशड़ी रावी, सदा नीरा गंडक और शतुद्री सतलज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था, किसे उनका पुरोहित माना जाता था। अग्नि, बृहस्पति, दौश और इंद्र, कौन थे उनके पुरोहित वैदिक देवताओं में, तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति को वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता था। फिर है अगला सवाल कि ऋग्वैदिक काल में निष्क, निष्क किस अंग का आभूषण था, कान, गला, बाहु या फिर कलाई। तो देखिए निष्क जो है ये गले का आभूषण हुआ करता था। फैक्ट्स ही हैं ये बिल्कुल, ये आपको याद करने होंगे कि ऋग्वैदिक काल में कौन सी नदियाँ थीं, ऋग्वैदिक काल में वेदों में, उपनिषदों में उससे रिलेटेड ब्राह्मण क्या हैं, उस समय कौन से आभूषण प्रचलित थे। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं। फिर है अगला सवाल कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका, निशाका क्या होता था, स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो ये स्वर्ण आभूषण होते थे। प्राचीन काल में निशाका जो है वो स्वर्ण आभूषण होते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि बोगज कोई, बोगज कोई महत्वपूर्ण है। अब क्यों, इसका कारण कि यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख मिलता है। फिर वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बोगज कोई किस लिए महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि बोगज कोई से प्राप्त जो अभिलेख थे वहाँ पे वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी सही होगा। फिर है अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो कौन सा अभिलेख है, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगज कोई या फिर जूनागढ़। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, ये है बोगज कोई। बोगज कोई का अभिलेख जो है ये बताता है कि आर्य जो थे वो ईरान से भारत में आए। ठीक, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोगज कोई वाला। फिर अगला सवाल है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। ठीक है, तो ये कौन सा है, एक बटाना से, बोगज कोई से, बेबीलोन से या फिर बिसोटुन से। तो ये भी है देखिए बोगज कोई से, क्योंकि पिछले सवाल में ही मैंने आपको डिस्कस किया था कि बोगज कोई का अभिलेख इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। बोगज कोई का ही अभिलेख है जिससे पता चलता है कि आर्य जो हैं वो ईरान से भारत में आए थे। और दूसरा ये इसको कब खोजा गया था, ये जो अभिलेख है ये 14वीं सदी ईसा पूर्व से पहले का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था, शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा था, तो ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक। अब आप लोगों के लिए यहीं पे तुरंत एक सवाल है कि बताइए वो कौन सी बुक थी, उस बुक का नाम बताइए आप जिसमें ये इन सारी चीज़ों का वर्णन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है। पुरुष मेध का उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण। ठीक है, तो वो कौन सा है, तो ये देखिए ये है शतपथ ब्राह्मण। याद कर लीजिएगा, कुछ ब्राह्मणों को भी याद करना है। शतपथ ब्राह्मण, इसमें इस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। ठीक है,
मतलब केंद्र समझा जाता था। किसको? अंग मगध को, कौशल विदेह को, कुरु पांचाल या फिर मत्स्य सूरसेन को। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर कौन था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है अंग और मगध। अंग और मगध, ठीक है, आर्य संस्कृति के केंद्र थे उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ था? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस में हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का प्रारंभ, ये जो है सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है। स्थान दिया हुआ है 1857 के विद्रोह का और उसका आरंभ दिया गया है। तो लखनऊ में सबसे पहले क्रांति 4 जून 1857, दूसरा ऑप्शन है झांसी 11 मई 1857, मेरठ 10 मई 1857 और बैरकपुर 29 मार्च 1857। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ये झांसी वाला सही नहीं है। झांसी वाला 11 मई 1857 नहीं था। आप इसको बताइए कमेंट बॉक्स में कि भाई ये झांसी में 1857 का विद्रोह किस तारीख को हुआ था, क्या इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा लखनऊ का 4 जून था, मेरठ 10 मई था, बैरकपुर 29 मार्च था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुषड़ी, सरस्वती, विपाशा या फिर अस्किनी। तो कौन सी नदी थी जिसके किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था? तो वो थी परुषड़ी नदी, ठीक है, परुषड़ी नदी। इसको प्रेजेंट डे में क्या बोला जाता है, इसका आधुनिक नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परुषड़ी नदी को प्रेजेंट टाइम में क्या बोला जाता है। बाकी इसी नदी के किनारे प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है लड़ा गया था। फिर है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा इस नाम से संबोधित किया गया है? कौन सी नदी थी? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, वितस्ता या फिर यमुना? कौन सी नदी थी जिसको ऐसे माते तमा, देवी तमा, नदी तमा बोला जाता था? तो वो नदी थी सरस्वती, ठीक है। देख लीजिएगा, नहीं याद होगा, जिसमें तमा तमा आ रहा है लास्ट में सब सरस्वती नदी। फिर अगला सवाल है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या फिर व्यापार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो था शिकार। फिर अगला सवाल कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ, चना, चावल या फिर गेहूँ? तो देखिए, जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये ऋग्वेद में मेंशन है, ठीक है। तो आज के लिए ये MCQ यहीं पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी सारे सब्जेक्ट के UP PCS के MCQ कवर करा दूंगी। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपका BPSC का भी एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में, UP PCS आ ही रहा है, साथ ही साथ आपका UP का RO आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपकी वो BO वाली वैकेंसी, ठीक है। तो इन सब की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली क्विज, स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ एक जगह पे दिया जाएगा कि अपना आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर लो, अपने एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। तो बस बने रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।